अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 के इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को समझेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम इस चैप्टर में जो थ्योरम्स हैं उनका ओवरव्यू करेंगे और लास्ट पे इस चैप्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। देखें, सबसे पहले देखते हैं कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल से क्या मुराद है। अगर हमारे पास कोई एक सर्कल हो और एक स्ट्रेट लाइन इस सर्कल को एक्सटर्नली टच करते हुए ऐसे गुजरे कि वो इस सर्कल को जस्ट एक ही पॉइंट से टच कर रही हो एक्सटर्नली, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक ही पॉइंट को टच कर रही है, तो देन इस लाइन को फिर हम कहते हैं कि ये लाइन टेंजेंट लाइन है। सपोज दैट कि हम इसको यहाँ पे कोई एक नेम दे देते हैं कि ये पी क्यू है, तो देन हम इसको कहेंगे कि पी क्यू जो है वो इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। यही बात इसकी डेफिनेशन में लिखी गई है कि अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है विच टचेस द सर्कमफेरेंस, जो सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करती है एट वन पॉइंट ओनली, सिर्फ एक ही पॉइंट पर। तो फिर लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होगी? देखिए बच्चों, जहाँ पे ये टच कर रही है ना सर्कल को लाइन, इस पॉइंट को कहते हैं इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर इसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, सपोज दैट कि हम इसको यहाँ से काउंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम कहेंगे कि ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट है। जैसे कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल इज मेजर्ड फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो गिवन पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का डिस्टेंस होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मैं आपको समझा चुका हूं कि जहां पर टेंजेंट लाइन टच कर रही है सर्कल को, वो पॉइंट उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए सर्कल कहलाता है। डेफिनेशन में भी यही बात लिखी गई है कि कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड टेंजेंट, टेंजेंट का और सर्कमफेरेंस का जो कॉमन पॉइंट है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ सर्कल। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो देन हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इस सर्कल को सपोज दैट के एक्सटर्नली एक लाइन एज अ टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये टच कर रही है, इस पॉइंट को कोई एक नेम दे दीजिए और कह दीजिए कि पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और अगर जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट को आपने रिप्रेजेंट करना हो तो देन इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट बनाइए P और अब कह दीजिए कि जो PQ है ये लेंथ है टेंजेंट की। जी, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, कि एक पॉइंट से हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है जी 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर कोई पॉइंट गिवन हो आउटसाइड द सर्कल। देखें कैसे। इसके लिए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है और ये एक पॉइंट P गिवन है और हम ये देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट P से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। देखें, इस पॉइंट P से स्टार्ट करते हैं तो एक टेंजेंट तो ये ड्रॉ हो गया जो इसको एक्सटर्नली टच करके गुजर रहा है, और इसी तरह इसी पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरा जो टेंजेंट है वो इसके इस साइड से गुजर सकता है। जी, तो ये दो जो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए, यही टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर, कि अगर डायमीटर के एंड पॉइंट के ऊपर हम कोई टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं दो, तो क्योंकि डायमीटर के दो ही एंड पॉइंट्स होंगे तो उनके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे। हमने उनके दरमियान रिलेशन देखना है कि वो रिलेशन कौन सा है। तो देखिए बच्चों, अगर हम कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और ये सपोज दैट के इस सर्कल का सेंटर हो गया, तो डायमीटर क्या होगा? डायमीटर इस सेंटर में से गुजरती हुई एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे ये इसका हमने डायमीटर ड्रॉ कर दिया। अब जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, सपोज दैट ये इसका एंड पॉइंट A है और ये इसका एंड पॉइंट B है, इन दोनों पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो ये हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नेम रख लेते हैं कोई भी,
जैसे इसको हम पी क्यू कह लें, पी क्यू, और इसी तरह से हम दूसरा टेंजेंट भी ड्रॉ करते हैं। जैसे ये हमने ड्रॉ कर लिया, इसका नेम हम रख देते हैं कोई भी, सपोज दैट इसको हम एक्स वाई कह देते हैं। तो अब देखें आप, ये जो पी क्यू है और जो एक्स वाई हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा कि द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। बस यही लाइन आपने इसमें लिखनी है और ये दोनों टेंजेंट्स एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे ड्रॉ करके दिखा देने हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर टू टचिंग सर्कल्स। कि लेट्स सपोज हमारे पास दो सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, जैसे कि ये एक सर्कल हो गया और इसी तरह से हम दूसरा सर्कल बनाते हैं, वो इससे बड़ा हो या छोटा हो, बस वो इसको एक्सटर्नली टच करना चाहिए। अब जिस वक्त ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इनके सर्कमफेरेंस का कॉमन पॉइंट भी एक ही है, और इसी कॉमन पॉइंट से जो गुजरती हुई स्ट्रेट लाइन होगी, उस स्ट्रेट लाइन को हम कहेंगे कि ये इनका कॉमन टेंजेंट है। अब एक लाइन हमने ऐसे गुजार दी, ये भी इनका कॉमन टेंजेंट है। दूसरी लाइन जो है वो हम यूं इसमें पास कर सकते हैं कि ये एक सर्कल को तो एक्सटर्नली टच कर रही है और दूसरे को भी एक्सटर्नली टच कर रही है, तो ये भी इसका एक कॉमन टेंजेंट हो गया। इसी तरह से हम एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो इनको एक्सटर्नली टच कर रहा हो, तो जैसे कि ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है, अच्छा ये पैरेलल इसलिए नहीं है कि ये सर्कल एक जैसे नहीं है, इक्वल नहीं है, लेकिन ये बात तो यहाँ से वाज़ेह हो रही है ना कि तीन कॉमन टेंजेंट्स हैं जो कि हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हों एक्सटर्नली। अच्छा जी, उसके बाद है कि सीकेंट क्या होता है। तो सीकेंट लाइन जो होती है, देखें लेट्स सपोज कि हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और एक लाइन जो सर्कल के अंदर से पास करेगी, और जो ये लाइन सर्कल के अंदर से पास कर रही है, इस लाइन को अब हम कहेंगे कि ये एक सीकेंट लाइन है, कि ये जो लाइन ए बी है ये सर्कल के अंदर से पास कर रही है और ये सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करती हुई गुजर रही है, एक ये पॉइंट और एक दूसरा ये वाला पॉइंट। तो देन ये ए बी जो है ये एक सीकेंट लाइन है। देखें, अ सीकेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, सीकेंट एक स्ट्रेट लाइन है विच कट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को टच करती हुई गुजरती। जी, अब इस चैप्टर के थ्योरम्स का ओवरव्यू करते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट ऑफ द सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, कि अगर कोई एक रेडियल सेगमेंट के, जैसे ये ओ सी इसका रेडियल सेगमेंट है और ये जो ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलरली ड्रॉ की गई है, तो इसमें हमने प्रूव ये करना होता है कि ये फिर एक टेंजेंट है। तो बच्चों कोई भी सर्कल है, अगर उस सर्कल के रेडियल सेगमेंट के ऊपर आप बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना के एक लाइन पास करते हैं तो वो लाइन ऑटोमेटिकली सर्कल का टेंजेंट कहलाती है। यही बात हमने इसमें प्रूव करनी है। तो प्रूव होने के बाद तो इसने सच हो ही जाना है। अभी मान लें प्रूव इसका हम इसलिए नहीं कर रहे बच्चों कि ये थ्योरम्स, इस चैप्टर के थ्योरम्स मोस्टली एग्जाम्स में नहीं आते। अच्छा, इसी तरह से थ्योरम नंबर 2 जो है वो थ्योरम नंबर 1 का ही रेसिप्रोकल है। इसमें कहा गया है कि टेंजेंट टू द सर्कल, के कोई भी टेंजेंट जो सर्कल के ऊपर हमने लिया, जैसे यहाँ पर ये ए बी लाइन जो है गिवन, ये वाली एक टेंजेंट लाइन है, एंड द रेडियल सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और वो रेडियल सेगमेंट जो इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ टच कर रहा होगा, यानी कि ये ओ सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये थ्योरम नंबर 1 का रेसिप्रोकल है। इसमें हमने प्रूव ये करना है कि अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियल सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। पहले ये बताया गया था कि अगर कोई इस तरह से स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर हो रेडियल सेगमेंट पर तो वो टेंजेंट होती है। अब हमने ये प्रूव करना है कि अगर वो टेंजेंट है तो रेडियल सेगमेंट उसका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल थ्योरम्स हैं।
अच्छा, थ्योरम नंबर 3 को देखें जी। तो टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, कि अगर कोई एक पॉइंट सर्कल के बाहर दिया गया हो, तो ये बात हम पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुके हैं कि वहाँ से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर। तो ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ करके दिखाए गए इस डायग्राम में। हमने ये प्रूव करना है कि वो दोनों सर्कल्स इक्वल इन लेंथ होते हैं, यानी कि यहाँ से P से लेके, यानी कि यहाँ P से लेके जो A तक की लेंथ है वो P से लेके B तक की लेंथ के बिल्कुल सेम होगी, इक्वल होगी। तो बच्चों इसको प्रूव करना बहुत ही आसान है, अगर हमने प्रूव करना हो, ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखें इसके अंदर इसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि O को A और B से ज्वाइन करेंगे। तो ये चूंकि रेडियल सेगमेंट है, इसलिए ये PA और PB दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इस O को P से भी अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो देन हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल मिलेंगी, एक ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल है और एक ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें देखें ये जो है ना रेडियल सेगमेंट्स, ये तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं, क्योंकि एक ही सर्कल के तमाम रेडियाई इक्वल होते हैं। और दूसरी बात, ये जो PO है ये कॉमन लाइन है, तो दो चीज़ें ये इक्वल हो गई, और तीसरे ये राइट एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। सो हम इनमें कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स जो है ना वो कॉन्ग्रेंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनकी ये वाली साइड भी इस वाली साइड के कॉन्ग्रेंट है। इस तरह से हमने इसको प्रूव करना होता है। लेकिन आपके जानने वाली बात यही है कि अगर आपको इस तरह से दो टेंजेंट्स दिए गए हैं जो बाहर के एक पॉइंट से ड्रॉ किए गए, तो आपने ये कंसिडर करना है कि उनकी दोनों की लेंथ सेम है। जी बच्चों, थ्योरम नंबर 4A, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि अगर दो सर्कल्स टच करते हैं एक्सटर्नली, यानी कि एक्सटर्नल बाहर से अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, एक बड़ा है सर्कल एक छोटा है, इससे कोई नहीं, लेकिन वो दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो उनके सेंटर्स में जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ देयर रेडियाई। तो इसमें हमने फिर प्रूव ये करना है कि जो ये टोटल डिस्टेंस D से लेके F तक का डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस सम है दोनों सर्कल के रेडियाई का, यानी कि ये DC और प्लस EF के इक्वल है। ठीक है ना। इसमें हम जस्ट ये प्रूव करेंगे कि DC और F कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, और अगर ये एक लाइन पे लाई करते हैं तो फिर उनके पार्ट्स का जो सम है वो टोटल के इक्वल है। सिंपल सी बात है। इसी तरह से इसका जो B पार्ट है उसमें ये कहा गया है कि अगर ये सर्कल्स इंटरनली टच करें तो फिर जो इनके सेंटर्स का डिफरेंस होगा, इनके सेंटर का जो डिस्टेंस होगा ये इक्वल होगा दोनों रेडियाई के डिफरेंस के, यानी कि हम इसमें ये प्रूव करेंगे कि जो DF है ये इक्वल है DC और माइनस इसमें से अगर हम FC करें तो ये भी सेम तरीके के साथ प्रूव होगा, ये भी सेम मेथड से प्रूव होगा कि हम इसको प्रूव कर देंगे कि DC एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये उनके डिफरेंस का इक्वल है। जी, तो अब हम इनके MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, पहले MCQs में कहा गया है कि इन द एडजेसेंट फिगर, कि ये फिगर जो साथ दी गई है इसमें जो लाइन PTQ बताई गई है, ये वाली लाइन, ये लाइन क्या है, तो ये आपको बता चुके हैं कि जो स्ट्रेट लाइन सर्कल को एक्सटर्नली टच करके गुजरे उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नली गुजर रही है और सर्कल को एक पॉइंट से टच कर रही है, इसलिए ये टेंजेंट इसका आंसर है। नंबर 2 में ये पूछा गया है कि इन अ सर्कल विद सेंटर OT इज अ रेडियल सेगमेंट, कि OT ये वाला जो है, ये वाला जो OT है ये एक रेडियल सेगमेंट है, एंड PTQ इज अ टेंजेंट लाइन, और ये PTQ जो है ये एक टेंजेंट लाइन है। तो देन देखें बच्चों, अगर ये टेंजेंट है तो रेडियल सेगमेंट इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, लिहाजा ये OT परपेंडिकुलर टू PQ, ये इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 3 में हमें कहा गया है कि इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड द सेमी सर्कुलर एरिया। तो बच्चे, जो एरिया ऑफ अ सर्कल है वो होता है πr²। तो ये चूंकि सेमी सर्कल है लिहाजा हम इसका एरिया फाइंड करने के लिए इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे बाद में। तो ये आपने करना है। अब पाई की वैल्यू भी गिवन है 3.1416
और उसमें जो रेडियल सेगमेंट है ओ ए वो 20 गिवन है। आपने ये पाई और 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। 400 को 3.1416 से मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आता है। देखें जी 400 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.16 के साथ और इसको अब डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो ये 628.32 आता है। तो ये 628.32 स्क्वायर सेंटीमीटर ही इसका करेक्ट आंसर हुआ। नंबर 4 में देखें जी, इन एडजेसेंट फिगर फाइंड हाफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल जो है वो हम फाइंड करते हैं 2 पाई आर के साथ। ये कंप्लीट सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। और अगर हमने हाफ का फाइंड करना है तो देन इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि ये जस्ट पाई आर के इक्वल आ जाएगा। तो पाई आर का मतलब है कि हमने इस 3.1416 को जस्ट 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3.1416 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो ये आ जाएगा 62.832। तो ये आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है जी। नंबर 5 है अ लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद अ सर्कल। तो अगर कोई लाइन सर्कल के 2 पॉइंट से कॉमन हो इस तरह से, तो इस लाइन को हम कहते हैं सीकेंट लाइन। तो ये सीकेंट ऑफ ए सर्कल ऑप्शन नंबर डी इसका आ जाएगा। इसी तरह से नंबर 6 में देखें अ लाइन विच हैज़ ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन। तो जिसका एक पॉइंट कॉमन हो सर्कल के साथ उसको हम टेंजेंट ऑफ द सर्कल कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट 2 टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। ये हम थ्योरम में देख चुके हैं कि अगर हम किसी सर्कल के जो बाहर के पॉइंट से इसके ऊपर 2 टेंजेंट्स आते हैं उनकी मेजरमेंट करें तो वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो ये इक्वल इन लेंथ इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि अ सर्कल हैज ओनली वन। ऑप्शंस में दिया गया है सीकेंट, कॉर्ड, डायमीटर या सेंटर। देखिए बच्चे इनको बारी बारी देखते हैं। जो सीकेंट लाइन है तो वो सर्कल से जितनी मर्जी पास कर लें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है तो इसमें से हम ये भी एक सीकेंट लाइन पास कर सकते हैं, इसी तरह से ये भी एक सीकेंट लाइन पास कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो इसका आंसर फिर नहीं होगा क्योंकि हमने वो देखना है जो सर्कल में सिर्फ एक ही चीज़ हो। इसी तरह से अगर कॉर्ड को देखें तो कॉर्ड भी आप जितने मर्जी इसमें ड्रॉ कर लें, ये भी इसका कॉर्ड है, ये भी इसका कॉर्ड है, ये भी इसका कॉर्ड हो गया, ये भी इसका कॉर्ड हो गया, तो फिर कॉर्ड भी इसका आंसर नहीं है। इसी तरह से डायमीटर भी आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, लेकिन सेंटर जो है सर्कल का वो सिर्फ एक ही होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट। तो जो टेंजेंट लाइन होती है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कल को सिंगल पॉइंट यानी कि एक पॉइंट पे टच करती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखें तो टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर। ये हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखा कि ये पैरेलल होते हैं कि अगर किसी भी सर्कल के जो डायमीटर है, सपोज दैट कि ये सर्कल हो गया और सर्कल का ये डायमीटर, अब इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे ऐसे ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के। अच्छा जी, नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल्स। अगर दो बिल्कुल सेम मेजरमेंट के 2 सर्कल हों और वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हों तो फिर अब जैसे देखें इस एमसीक्यूज को हम यहाँ पे समझते हैं। अब सपोज हम ये करते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है, अब इसी के बिल्कुल इक्वल हमने एक और सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और हम ये सपोज करते हैं कि ये दोनों एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, तो जो इसका इनके 2 सेंटर्स का जो डिस्टेंस होगा, जैसे ये इसका एक सर्कल का सेंटर हो गया और ये दूसरे सर्कल का सेंटर हो गया। अब इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इसका डिस्टेंस बिल्कुल एग्जैक्ट इन्हीं सर्कल के डायमीटर के इक्वल होगा। आप ये देखें कि जितना ये इसका रेडियस इधर को है उतना ही रेडियस इधर है
और सेम रेडियस इसका इधर को है। तो चाहे आप इस डिस्टेंस को काउंट कर लें, ये डिस्टेंस भी 2r होगा, या आप इस डिस्टेंस को काउंट कर लें, ये डिस्टेंस भी 2r होगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा कि द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल, के उनका जो इंटर डिस्टेंस है उनके सेंटर्स का वो डायमीटर के इक्वल होगा। जी, नंबर 12 को समझें ज़रा। इसमें कहा गया है कि ये जो फिगर हमें गिवन है इसमें रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। हमने लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी फाइंड करनी है, यानी कि ये लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो बच्चों देखो, ये आपने चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम में ये बात पढ़ी थी कि जो कॉर्ड होता है ना, कि जो लाइन ओ सी है, ये डिस्टेंस है ए बी का फ्रॉम द सेंटर, ये लाइन बाइसेक्ट करती है ए बी को और ये परपेंडिकुलर भी होती है। इट्स मीन दैट कि ये जो ट्राइंगल यहाँ पे है गिवन ओ सी ए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हम इसके ऊपर पाइथागोरियन थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम से हम ये ए से लेके सी तक का डिस्टेंस अगर फाइंड करें तो ये बच्चों ये देखें, इसका जो हाइपोटेन्यूज है ना वो इसके 90 के एंगल के जो ऑपोजिट वाली साइड होती है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, यानी कि 5। तो फिर इसके ऊपर अगर हम पाइथागोरियन थ्योरम लगाते हैं तो जो ए सी डिस्टेंस है ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट, और इसका आंसर आ जाएगा 3। तो अगर इतना 3 है तो ये भी 3 है, टोटल डिस्टेंस फिर इसका 6 सेंटीमीटर बन जाता है। अच्छा जी, लास्ट एमसीक्यूज है, इसको बच्चों जरा गौर से समझिएगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर देयर इज अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड डी सी इज पैरेलल टू डायमीटर ए बी, कि ये जो लाइन डी सी गिवन है ये पैरेलल है डायमीटर ए बी के। अब हमने फिर क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द एंगल ए सी डी, हमने ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला। तो इस एंगल को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मेथड जो कि मेरे जहन में यहाँ पे अभी आ रहा है, चलें आपको एक से ज़्यादा ही बताते हैं। एक तो मेथड आप ये देख लें कि ये जो ट्राइंगल है गिवन ए ओ सी, इस ट्राइंगल में ये एंगल जो ऑब्ट्यूज एंगल है ये 120 का एंगल है। तो फिर एक ट्राइंगल में अगर आप देखें कि ये ए ओ भी एक रेडियस है और ओ सी भी एक रेडियस है, तो अगर ये दोनों रेडियस हैं इट्स मीन दैट दे आर सेम इन लेंथ, और अगर ये सेम इन लेंथ हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल भी सेम है। अब इनके ऑपोजिट एंगल सेम हैं और तीसरा एंगल 120 है, तो इनकी एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि ये वाला इसका एंगल भी 30 डिग्री का होगा और ये भी 30 डिग्री का होगा। तो फिर ये वाला एंगल जो है, अब ये देखें डी सी लाइन पैरेलल है, तो जो अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो इनसे इस तरह ये जो बनने वाले ये एंगल्स होते हैं, इन एंगल्स को हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल इन मेजरमेंट होते हैं। इसका मतलब है कि ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का है। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अच्छा, और दूसरी इसकी जो सिचुएशन है वो ये है कि आप इसको, ये जो ए ओ सी डी है, इस शेप को एक पैरेललोग्राम की तरह समझ लें। तो जो एक पैरेललोग्राम होती है, अब इसमें इनकी जो ये जो कंसाइडिंग एंगल्स होते हैं ये और ये, इनका सम हमेशा 120 होता है। तो इनका सम हमेशा 180 होता है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो अगर ये 120 है तो फिर इस दूसरा एंगल जो होगा ये 60 है, और 60 को अगर बाइसेक्ट किया जाए तो 30 बनता है। इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि ये देखें एंगल सी को बाइसेक्ट किया गया और ये 30 के दोनों एंगल्स नजर आ रहे हैं। तो दोनों तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था जी चैप्टर नंबर 10। इसमें से यही चीज़ें आप तैयार करें आपके एग्जाम्स में। आई होप सो कि इन्हीं में से ही आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 11 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।